जियांग का ध्यान सिस्टम विंडो पर केंद्रित था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह राक्षसों या लोगों के एक समूह पर उनकी जड़ से ही कब्जा कर सकता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह समूह भविष्य में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए। एक बार जब उन पर स्टील फेथ सील लग गई, तो न तो पुनर्जन्म, न ही पुनर्जन्म का चक्र, और न ही उनके अपने वंशज बच सकते थे। ये कौशल बहुत शक्तिशाली था। एक और सिस्टम विंडो प्रकट हुई जो बता रही थी कि इस कौशल को सक्रिय करने की शर्त उनके देवताओं को नष्ट करना, उनकी रीढ़ तोड़ना और उनकी सभ्यता को बर्बाद करना है। एक जिज्ञासु निगाह से जियांग ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और चुपचाप सोचने लगा, यह महसूस करते हुए कि सक्रिय करने की शर्तें थोड़ी सख्त थीं, लेकिन ये देखते हुए कि यह एक अतिमानवीय कौशल था, ये आवश्यकताएं कुछ हद तक उचित थीं। शांति से सोचते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनके देवताओं को नष्ट करने का मतलब था, उदाहरण के लिए 3 विदेशी द्वीपों के मामले में, किसी को ज्वाला के देवता को खत्म करना था। बाकी आवश्यकताओं की पुष्टि अभी बाकी थी। तंत्र ने पूछा कि क्या जियांग आस्था के निशान को जोड़ना चाहता है। हमारे लड़के ने मना नहीं किया और कुछ ही देर बाद उसकी हथेली पर एक काला निशान दिखाई दिया। जियांग ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया और तंत्र ने सूचित किया कि निशान सफलतापूर्वक जुड़ गया है। उस निशान से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी। जाओ चान जियांग के पास गया और उत्सुकता से पूछा कि क्या वह ठीक है। जियांग ने उससे कहा कि वह चिंता न करे, क्योंकि वह बस कुछ सोच रहा था। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और गंभीर भाव से बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि एक बड़ा बदलाव आने वाला है, एक नया युग निकट था। गु कैशन ने जोर देकर कहा था कि जियांग इस महान प्रभाव के क्षण का लाभ उठाकर अपनी शक्ति को मजबूत करे, लेकिन जियांग जानता था कि मानव मन चंचल होता है। आखिरकार 400 साल पहले के मानव सम्राट को उसके ही लोगों ने धोखा दिया था और गुफाओं में टुकड़े टुकड़े कर दिया था। हालांकि इस कौशल से जियांग उन सभी छिपे हुए खतरों को जड़ से खत्म कर सकता था और मजबूत बन सकता था। 3 विदेशी द्वीप कुछ परीक्षण शुरू करने और चलाने के लिए एक अच्छा लक्ष्य थे। उसने जाओ चान से पूछा कि वह इसके बारे में क्या सोचती है। वह जियांग के पास गई और कहा कि वह सही कह रहा है, वह हमेशा हर चीज में उसका साथ देगी। थार बॉय की स्थिति की खिड़की खुल गई। वह स्तर 69 में तीसरे परिवर्तन में था, जिसमें कई व्यवसाय और 3 माँ कीट थे। लिटिल 9 स्तर 69 के पास 800 मिलियन कीटों की संतान थी। जाओ जिया स्तर 43 के पास 6 मिलियन भरिंगों की संतान थी, और जाओ चान स्तर 2 के पास 168 कीटों की संतान थी। कई घंटे बाद जियांग अपने अपार्टमेंट में लौटा, और जब वह सोफे पर बैठा था, गु कैशन गुस्से से भरे चेहरे के साथ आया और उसकी ओर चलने लगा। उसने बताया कि जियांग की वजह से स्वर्गीय दंड दल पहले से ही अस्त व्यस्त था। इतनी मेहनत से पीछा करने और हर तरह की रणनीति बनाने के बाद जियांग अकेले ही घात में गया और सभी हत्यारों को मार गिराया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग ने 8वें रूपांतरित हत्यारे को भी काबू कर लिया है। गु कैशन की आवाज सुनकर जियांग का ध्यान उस पर गया, जिससे वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। गु कैशन की आंखें गुस्से से चमक रही थीं। वह जियांग को गौर से देखने लगा और पूछा कि उसने ये कैसे किया, और क्या उसने यह 9 मियाज़मा पंखों की मदद से किया। जियांग की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। वह घबरा गया और सोचने लगा कि क्या कहे। फिर उसने अपना सिर हिलाया, गुस्से से भरे भाव के साथ। गु कैशन ने जानना चाहा कि जियांग के पास कितने कीड़े हैं, यह नहीं जानते हुए कि उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा कीड़े हैं या नहीं। जियांग ये देखकर चुप रहा। उसका चेहरा पसीने और जिज्ञासा से भरा हुआ था। गु कैशन ने पूछा कि क्या जियांग के पास 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कीड़े हैं। जियांग की आंखें डर से भर गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। गु कैशन सोफे पर चढ़ गया, जियांग के कंधों पर हाथ रखा और पूछा कि क्या उसके पास 2 करोड़ से ज्यादा कीड़े हैं। लेकिन फिर भी जियांग चुप रहा।
जियांग ने अपना हाथ उसकी ठुड्डी के नीचे रखा और घबराई हुई नजरों से दूसरी तरफ देखने लगा। गु कैशन का पारा चढ़ने लगा और उसने आखिरी बार पूछा कि क्या जियांग के पास 8 करोड़ से ज्यादा कीड़े हैं। जैसे ही जियांग बोलने वाला था, गु कैशन ने अपने हाथ जोड़े और गुस्से से जमीन की ओर देखते हुए स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। जब गु कैशन सोच रहा था, जियांग, जो उसके पीछे बैठा था, कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था कि अभी सच न बताना ही बेहतर है, वरना उस बूढ़े को दिल का दौरा पड़ सकता है। गु कैशन जियांग के बगल में बैठ गया और शांत भाव से बताया कि हालांकि महान स्वप्नदृष्टा ने महान जिया से बाहरी जानकारी को रोक दिया था, लेकिन जो खबर विदेश पहुंचेगी उससे पता चलेगा कि जियांग के पास 1 करोड़ से ज्यादा कीड़े नहीं हैं। उसने जियांग से कहा कि वह किसी को भी सच न बताए, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वह उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली छिपे हुए कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। जियांग उसकी ओर मुड़ा, अपनी मुट्ठी भींची और अपने स्वामी से शांत रहने को कहा, क्योंकि वह इस बारे में किसी को नहीं बताने वाला था। एक जिज्ञासु भाव से उसने पूछा कि 9 में कितने कीड़े हैं। ज्वालाओं के स्वामी को मारने के लिए मियाज़मा पंखों की जरूरत थी। ये सुनकर गु कैशन की आंखें डर और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग ज्वालाओं के स्वामी को मारना चाहता था। जियांग ने बताया कि वह सिर्फ जिज्ञासावश पूछ रहा था। गु कैशन ने ज्वालाओं के स्वामी की कल्पना करना शुरू किया और बताया कि 400 साल पहले वह 9 रूपों वाला एक योद्धा था। उसकी वर्तमान शक्ति अज्ञात थी, लेकिन कहा जाता था कि 3 विदेशी द्वीपों पर कृत्रिम देवता बनाए जा सकते थे। उसका सामना करने के लिए जियांग को कम से कम 10 करोड़ कीड़ों की जरूरत होगी। वे स्वामी को रोकने के लिए लघु रसातल का उपयोग कर सकते थे, और वह केवल प्रवेश द्वार होगा। उसकी आंखें डर से चमकने लगीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तियानानमेन टूर्नामेंट से पहले जियांग के पास 10 करोड़ कीड़ों तक पहुंचने का कोई रास्ता था। वह सदमे में था, क्योंकि सिर्फ 6 महीने पहले जियांग के पास सिर्फ कुछ मिलियन थे और अब उसके पास 80 मिलियन से ज्यादा हो गए थे। उसने उत्सुकता भरी निगाहों से पूछा कि जियांग ने कीड़ों की संख्या 10 गुना से भी ज्यादा कैसे बढ़ा, जबकि उसे पता नहीं था कि उन्हें पालना इतना आसान है भी या नहीं। जियांग ने आंखें बंद कर लीं और घबराहट भरे भाव से अपना सिर छूने लगा और बताया कि उसने युद्ध के मैदान का फायदा उठाकर कीड़ों को जंगली जानवरों का ढेर सारा मांस खिला दिया था। गु कैशन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह खड़ा हो गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ जंगली जानवरों के मांस से कीड़े प्रजनन कर सकते हैं। उसके अनुसार यह इतना जटिल नहीं लग रहा था। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और बताया कि समस्या मात्रा की थी। तलवार के देवता द्वारा दिया गया वह खूनी अजगर राजा भी हर कीड़े के लिए एक निवाला खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। गु कैशन ने सर्वोच्च सैन्य आदेश का इस्तेमाल करने और पूरे देश को जानवरों का शिकार करने में मदद करने का सुझाव दिया। जियांग की आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं और प्रसन्न भाव से उसने पूछा कि क्या वह सचमुच सर्वोच्च मार्शल डिक्री का उपयोग कर सकता है। गु कैशन ने सिर हिलाया और उन्हें जल्द ही आदेश देने का फैसला किया। वह जानता था कि हालांकि 9 मियाज़मा पंखों के कीड़े शक्तिशाली थे, फिर भी इस प्रतियोगिता में जियांग पूरी तरह से उन पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसने बताया कि प्रत्येक प्रतियोगिता में 2 राउंड होते हैं और प्रत्येक पक्ष एक मोड प्रस्तुत करता है। पहले एलिमिनेशन राउंड के नियम दूसरे पक्ष द्वारा निर्धारित किए गए थे और निस्संदेह जियांग को किसी भी प्रकार की बाहरी मदद लेने की अनुमति नहीं होगी। जियांग खड़ा हो गया और चुपचाप सुनने लगा। मुट्ठी भींचते हुए उसने गु कैशन के कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से भरी निगाहों से उसे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि अभी 2 महीने से ज्यादा समय बाकी है। कीटों को पालने के अलावा वह अपने शरीर को भी अच्छी तरह प्रशिक्षित करने का ध्यान रखेगा। गु कैशन गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसके शिष्य ने उसे कभी निराश नहीं किया। देर हो रही थी, इसलिए गु कैशन ने जाने का फैसला किया।
जियांग सोफे पर बैठ गया, अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ रखा और उत्सुकता भरी निगाहों से सिस्टम विंडो में देखने लगा। अब केवल सर्वोच्च सरदार कौशल ही अपने पहले रूपांतरण में था। उसे चौथे रूपांतरण में आगे बढ़ने के लिए महाप्रतियोगिता से पहले तीसरा रूपांतरण पूरा करना था। अब चूंकि उसके पास 3 दिव्य श्रेणी वर्ग सक्रिय थे, इसलिए फल संवर्धन का प्रभाव धीमा होगा क्योंकि अनुभव तीनों के बीच साझा किया जाना था। लेकिन सर्वोच्च सरदार मिशन में दूसरे रूपांतरण तक पहुंचने की शर्तें काफी सरल थीं। स्तर बढ़ाने की शर्त थी कि संबंधित कौशलों का उपयोग करके 10,000 जंगली जानवरों का शिकार करना होगा। गंभीर निगाहों से जियांग सोचने लगा, अगर वह अपनी शक्ति को अधिकतम करना चाहता है तो उसे पहले अपने लिए कठिनाई का स्तर बढ़ाना होगा। सर्वोच्च सैन्य आदेश जारी करने के बाद उसे यकीन था कि 9 मियाज़मा पंखों वाले कीड़े फिर से प्रजनन कर सकते हैं, कम से कम 80 अरब। वह जानता था कि कीड़ों के घोंसलों के लिए वह सिर्फ उस पुराने पेड़ पर निर्भर नहीं रह सकता। उसके अनुसार वह रसातल जहां 8वीं रूपांतरित मकड़ी रानी थी, कीड़ों के लिए एक बेहतरीन मुख्यालय जैसा लग रहा था। उसने उस रसातल में स्तर बढ़ाने का मिशन पूरा करने का फैसला किया। उसी समय दानव नगर में जियाई परिवार में एक आड़ू के पेड़ के नीचे जियाई लिंगका के महान स्वप्नद्रष्टा जियांग किगसुआनजी बैठे थे, जबकि जियाई किगसुआनजी के पिता चाय परोस रहे थे। जियांग किगसुआनजी के अनुसार जियाई परिवार को पता था कि कैसे आनंद लेना है क्योंकि पंखुड़ियां सुंदर थीं। पिता ने बताया कि आड़ू का पेड़ गुफाओं के वृक्ष आत्मा जनजाति से प्रत्यारोपित किया गया था और किसी चमत्कार से वह बच गया था। पेड़ को जीवित रखने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। गंभीर नजरों से जियाई लिंगका ने होंगिन से यह सुनिश्चित करते हुए जाने को कहा कि कोई भी इस पेड़ को चुराना न चाहे। सम्मान भरी निगाहों से होंगिन ने उसके सामने अपना सिर झुकाया और जाने का फैसला किया ताकि वे बातचीत जारी रख सकें। जियाई लिंगकू ने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया और बताया कि एक नया युग आ रहा है और गुफाओं में एक महान युद्ध पनप रहा है। महान स्वप्नद्रष्टा ने अपना हाथ बढ़ाया और बताया कि महान जिया के मुख्य मुख्यालय को पूरी तरह से स्थिर करना होगा और निश्चित रूप से उन्हें फिर से युद्ध से पहले 3 विदेशी द्वीपों पर कब्जा करना था और अब ये चर्चा करने का समय आ गया था कि इसे कैसे हासिल किया जाए। जियाई लिंगकू की आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। वह चाय की चुस्की लेने के लिए तैयार हो रहा था और महान स्वप्नदर्शी ने बताया कि 3 द्वीपों को वापस पाने का विचार उसने 200 साल पहले रखा था और जिसके लिए उसने दर्जनों योजनाएं बनाई थीं। जियाई लिंगकू ने स्पष्ट किया कि कोई भी योजना अच्छी नहीं लगती और बताया कि ज्वालाओं का देवता उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वे उसे नहीं मारते तो वे द्वीपों को वापस नहीं पा सकते थे। जियांग शुवानजी ने बताया कि दबाव बनाए रखने के लिए उसके मुख्य शरीर को हमेशा गुफाओं में रहना होगा। वह बाहर नहीं जा सकता था। महान स्वप्नदर्शी ने अपना सिर अपने हाथ पर टिकाया, दूसरी ओर देखा और स्पष्ट किया कि उसकी शक्ति केवल महान जिया के मुख्य मुख्यालय में ही काम करती है, इसलिए वह आक्रमण करने से ज्यादा बचाव करने में बेहतर थी। जियाई लिंगकू की आंखें भय से भर आईं क्योंकि वह ज्वालाओं के देवता के सामने कुछ भी नहीं था। ये समझते हुए कि वे अकेले यह नहीं कर सकते, उसने चाय का प्याला मेज पर रख दिया और सोचा कि बूढ़े जियांग के पास कोई योजना है और उससे इसके बारे में बताने को कहा। जियांग शुवानजी की आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसने उनसे केवल जियांग चेन की अच्छी तरह से रक्षा करने का ध्यान रखने को कहा, ये दिखाते हुए कि वह कोई छलावा नहीं है। वह उनकी ओर देखने लगा और पूछा कि क्या वे ये जानने के लिए उत्सुक नहीं हैं कि जब वह निषिद्ध क्षेत्र पर हावी था तो उसने जियांग चेन को बचाने के लिए हस्तक्षेप क्यों किया। जियाई लिंगकू ने जमीन की ओर देखना शुरू किया और एक जिज्ञासु भाव से महान स्वप्नद्रष्टा ने इसके बारे में पूछा। जियाई लिंगकू ने स्पष्ट किया कि हालांकि वर्तमान स्थिति शांत लग रही थी, लेकिन ये छल और छिपे हुए खतरों से भरी थी। भूमिगत धाराएं सब कुछ हिला रही थीं। कीड़ों का गुफाओं में फैलना निस्संदेह एक बड़ी हलचल पैदा करेगा,
जिससे एक सदी की युद्ध उपलब्धियां खतरे में पड़ जाएंगी। इसके अलावा ये कीड़े एक पैतृक विपत्ति थे। एक बहुत बड़ा जोखिम होने के कारण उसने जियांग शुवांजी से उन्हें तुरंत नष्ट करने का आदेश देने को कहा। उन्हें नहीं पता था कि कहीं कोई अप्रत्याशित परिवर्तन तो नहीं हुआ था जिसके कारण उसे जियांग चेन की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। एक भयानक दबाव सहना पड़ा। चमकती आंखों से जियांग शुवांजी ने बताया कि वे सही थे, लेकिन वह इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि उन्हें भी इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। ये सुनकर उनका ध्यान उस पर गया। वह खुद को एक शक्तिशाली योद्धा से लड़ते हुए कल्पना करने लगा और बताया कि उस समय एक व्यक्ति 10 साल बाद से उससे मिलने आया था, अपने कंधे पर एक सिकाडा लेकर। क्रोधित दृष्टि से महान स्वप्नदर्शी ने अपने हाथ मेज पर रख दिए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह योद्धा कम से कम 10वें परिवर्तन में रहा होगा। जियांग शुवांजी ने अपना हाथ उठाया और उससे कहा कि वह अब और न पूछे क्योंकि जितना अधिक वह बताएगा, कर्म के बल पर तीनों मर जाएंगे। महान स्वप्नदर्शी शांत हो गया, वापस बैठ गया और पूछा कि क्या मिशन सिर्फ जियांग चेन की रक्षा करना है। शुवांजी ने सिर हिलाया और स्पष्ट किया कि देश की पूरी ताकत से उसकी रक्षा करनी होगी। जियांग की अहमियत को देखते हुए भ्रमित नजरों से जियालिन क्यू ने पूछा कि क्या उसे महान तियानयांग प्रतियोगिता में भाग न लेने देना बेहतर नहीं होगा। भय से भरी आंखों से महान स्वप्नदर्शी ने बताया कि विदेशी 3 द्वीप दिव्य स्तर के प्राणियों का निर्माण कर सकते हैं। फैंग युनवुजी की सुरक्षा के बावजूद उसे डर था कि जियांग चेन पहले ही दौर में मर जाएगा। जियांग शुवांजी ने स्पष्ट किया कि वह बस इतना जानता है कि उन्हें उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी। फिर वह खड़ा हुआ और बताया कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि तब जियांग को भी कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। संक्षेप में, उन्हें जियांग की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए, उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसके साथ सहयोग करना चाहिए। ये कहने के बाद उसने गुफाओं में लौटने का फैसला किया। जियांग शुवांजी द्वेष से चमकती आंखों के साथ वहां से जाने लगा। महान स्वप्नदर्शी खड़ा हो गया और चुप रहा। वहीं दूसरी तरफ जियालिन क्यू ने पूछा कि क्या महान जिया का भविष्य उज्ज्वल है। जियांग शुवांजी चुपचाप सोचने लगा। उसके मन में एक युद्ध की छवि उभरी। युद्ध का मैदान लाशों से भरा था। उनमें से एक तलवार पर लटकता जियांग शुवांजी का सिर भी था। कुछ ही दूरी पर जियालिन क्यू की लाश पड़ी थी जिसमें कई तलवारें धंसी हुई थीं, और उसके बगल में महान स्वप्नदर्शी का पत्थर में तब्दील शरीर पड़ा था। खुशी और आत्मविश्वास से चमकती आंखों के साथ शुवांजी मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा कि महान जेड का भविष्य हमेशा उज्ज्वल था। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।